8 महीने की गर्भवती पत्नी को पति डॉक्टर साहब को दिखाकर शाम के समय वापस लौट रहा था, लेकिन तभी रास्ते में दोनों के बीच में झगड़ा होता है और उस झगड़े का नतीजा ये होता है कि पति अपनी पत्नी को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और सड़क पर छोड़कर अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो पत्नी वहां पर खड़ी थी तो तभी अचानक से बारिश होने लगती है और जैसे ही बारिश की चंद बूंदें पड़ती है तो उसके बाद वो अपने आप को छुपाने के लिए एक छोटी सी दुकान थी जो कि बंद पड़ी हुई थी और उसके सामने छप्पर सा था, उसके नीचे छुपाती है। लेकिन अचानक से उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनती है। इसके बाद जब लड़की जाकर देखती है तो वहां पर एक बुजुर्ग आदमी था, शायद जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। तो उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति को सहारा देती है। लेकिन इस वाक्य के लगभग 5 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि जिस कंपनी में पति काम किया करता है उस कंपनी में चेयरमैन की तरफ से एक लड़की की नियुक्ति की जाती है और वह लड़की कोई और नहीं, उसकी वही पत्नी थी जो कि गर्भवती थी। क्या हुआ था ऐसा इन 5 सालों के अंदर, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की एक कहानी स्टार्ट होती है बेंगलुरु के अंदर से। बेंगलुरु के अंदर एक कंपनी होती है जिस कंपनी के अंदर एक लड़का काम किया करता है, जिस लड़के का नाम होता है दिनेश। दिनेश जो होता है वह पैसों को काफ़ी ज़्यादा लालची और पैसों के लिए वह दिन रात एक करके मेहनत किया करता है, क्योंकि किसी टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। दिनेश के घर में उसकी पत्नी जिसका नाम नीलम होता है, वो दोनों बेंगलुरु के अंदर ही एक फ्लैट किराए पर लेकर उसके अंदर रहा करते हैं। लेकिन अब दिनेश ने इतने पैसे कमा लिए हैं कि उसने एक बंगला खरीद लिया है, तो उस बंगले के अंदर वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आज यहाँ से वो लोग उस बंगले में शिफ्ट होते हैं और पत्नी जो है वो 4 महीने की गर्भवती है। अब यहाँ से नीलम और दिनेश दोनों के दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। दिनेश के पास अपनी गाड़ी भी है, अब अपना बंगला हो गया है और पैसों रुपयों की कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी है उसे दिनेश का व्यवहार बड़ा ही बुरा लगा करता है, क्योंकि उन दोनों की लव मैरिज थी और लव मैरिज के बाद भी जो पति है वो अपनी पत्नी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, वो तो केवल पैसे कमाने पर ध्यान दिया करता है। और इससे इस लड़की के पिता की एक बात सच होती हुई उसे दिखाई देती है। दरअसल यहाँ पर आज से काफ़ी दिनों पहले जब जो लड़की है वह एक कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो उसी कॉलेज के अंदर दिनेश भी पढ़ा करता था और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद जो लड़की होती है वह कहने लगती है कि ठीक है हम लोग शादी कर लेते हैं, और दिनेश भी इस बात के लिए तैयार होता है। तो नीलम जो होती है वह अपने घर वालों को जब इस बारे में बताती है तो जो नीलम के पिता होते हैं केदारनाथ, वे इस बात को सुनते ही एकदम से कहने लगते हैं कि बेटी देखो, शादी ब्याह का फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, और फिर भी अगर तू लड़के को पसंद किया करती है तो मुझे उसका एड्रेस वगैरह दे, मैं उसके बारे में पता निकाल लेता हूँ। इस बात को सुनकर लड़की खुश होती है और खुश होकर जो दिनेश होता है उसके एड्रेस वगैरह के सब कुछ के बारे में बता देती है। अब यहाँ पर जो नीलम का पिता होता है वह दिनेश के घर के बारे में पता लगाता है और उसके व्यवहार के बारे में पता लगाता है, और उसके बाद अपनी बेटी से साफ मना कर देता है। कहता है कि बेटी ये रिश्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि शादी ब्याह के मामले ऐसे नहीं देखे जाते। वो लड़का वैसे तो ठीक है, मेहनत भी करना जानता है, लेकिन वो लालची है और लालची व्यक्ति के साथ जीवन अच्छी तरह से व्यतीत नहीं हो सकता। वो तो जिंदगी में हर पल दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकता। अब इस बात को सुनकर बेटी, जो कि पहले से उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, वह कहने लगती है कि नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सामने उसका लालच नहीं चलेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार किया करता है और कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जब पिता अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखता है तो उसके बाद मना कर देता है। कहता है कि बेटी देखो, मैंने ज़िंदगी ही देखी है, और ऐसे ही नहीं, मैं टीचर भी हूँ तो मुझे लोगों को पढ़ना आता है। जब मैंने उसे देखा तो देखते ही मैं समझ गया कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो बेटी होती है वह बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन फिलहाल वह चुप पड़ जाती है। उसके बाद वह उस लड़के से जिसका नाम दिनेश होता है उससे बात करती है। बातों के दौरान रोने लगती है, कहती कि पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो यहाँ पर जो दिनेश है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे घर वाले भी मना कर रहे थे कि अब तुम ऐसे शादी नहीं कर सकते, अब क्यों ना हम ऐसे करें कि हम भाग चलें। अब इस बात को सुनकर लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन दिनेश कहता है कि देखो, जिंदगी में कभी भी किसी भी बात के लिए मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा, इतना वादा करता हूं, एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखो।
इसके बाद लड़की मना करते करते इस बात के लिए मान जाती है और उसके बाद दोनों भागकर वहां से बेंगलोर आ जाते हैं। और अब तक जो दिनेश है उसकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही चुकी थी, तो यहाँ पर आकर वह कंपनी में नौकरी पकड़ता है। लेकिन तरक्की के लिए वह दिन रात एक करता है और मेहनत करके उसकी मेहनत रंग भी लाती है। वह अच्छा खासा रुपया पैसा कमा लेता, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो लोग आए थे तो 1500 रुपये के कमरे में वो किराए पर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो उनका फ्लैट था वो 20,000 रुपये का किराए का था और अब उन्होंने करोड़ों रुपए का बंगला भी ले लिया है। इन बातों को लगभग 7 साल बीत चुके हैं और 7 साल बाद जब वो लोग अपने फ्लैट में आ चुके थे तो उसके बाद ही उन्होंने बच्चा प्लान किया था और बच्चा होने से लगभग 5 महीने पहले ही वो लोग अपने बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ एक होती है कि जो दिनेश होता है वह नीलम को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है। यहाँ तक कि जब उसे फ़ोन किया करती कि ऐसी बात है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ को किसी और से भिजवा दिया करता, या फिर वो कहा करती कि मुझे तुम यहाँ पर चाहिए हो तो थोड़ी देर के लिए वो आ जाया करता। यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी सारी की सारी पैसे कमाने में लगा दी थी और उसने सोचा था कि पैसे कमाकर अपने जीवन को जीऊंगा। कई बार यहाँ पर जो नीलम है वो उससे पूछने लगती है कि देखो अब इतना तो पैसा हो गया, अब क्या करते हो कमाकर। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि हमारे बच्चे को कभी भी इधर उधर ऐसे वैसे ना देखना पड़े और अपने जीवन को आराम से जी सके। क्योंकि मैंने जो दिन देखे हैं वो मैं इसे नहीं देखने देना चाहता। क्योंकि यहाँ पर जो दिनेश होता है उस दिनेश का बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी और तंग हालियत में बीता था, क्योंकि उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, तो इसी वजह से बचपन से उसके दिमाग में ही था कि उसे अमीर बनना है। और जब वह बड़ा होता है और अमीर बनने की कगार पर होता है, यानी कि जैसे पढ़ाई लिखाई उसकी कंप्लीट होती है, तो उसी दौरान उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली जाती है और उसके बाद वो तय कर लेता है कि अब तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अमीर बनना है। ऐसा सोचकर वह कंपनी में काम किया करता और इधर उधर से जैसे भी उससे पैसे कमाए जाते वैसे पैसे कमाया करता और ओवर टाइम करके बहुत सारा पैसा कमाया करता है। धीरे धीरे इसके बाद जब वो बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं तो समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को 4 महीने कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। और जो अब नीलम है वो 8 महीने की गर्भवती हो चुकी है। पति को आए हुए लगभग 15 दिन हो गए हैं और पत्नी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसे अपने जो गर्भवती है वो उसका चेकअप भी करवाना है हॉस्पिटल में जाकर। तो इसीलिए वह अपने पति को फ़ोन करती है, कहती है कि देखो ये सब कुछ ठीक नहीं है, मैं गर्भवती हूँ और तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। इस बात को सुनकर जो दिनेश है वो कहता है बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगती है कि अब ऐसा करो, तुम यहाँ पर आ जाओ और मुझे डॉक्टर साहब के पास ले जाओ। इस बात को सुनकर जो दिनेश है वो कहता है कि देखो अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन शाम को 5 बजे एक मेरी मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा, चिंता मत करो, हम लोग डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। ऐसा कहकर वह सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो 5 से लगभग 5:30 बज गए थे उसको घर पहुंचने में। और इस बात से पत्नी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। लेकिन फिर भी जब पति पहुंचता है तो उसके बाद पत्नी गाड़ी में बैठ जाती है और वो लोग एक हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद जो पति होता है वह डॉक्टर साहब को उसे दिखाता है और दिखाने के बाद जब वापस ला रहा था तो यहाँ पर जो पत्नी है वो उससे लड़ाई करने लगती है। कहती है कि कहाँ गए वो वादे जब तुम कहा करते थे कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं रखूंगा, लेकिन अब तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कर रहे हो? इस बात को सुनकर वो कहने लगता है कि अरे क्या हो गया, पैसे ही तो कमा रहा हूँ और ये पैसे मैं तुम्हारे और अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए ही तो कमा रहा हूँ। लेकिन जो पत्नी है वो कह देती है कि बहुत हो गया, अब तुम घर पर रहोगे कुछ दिन के लिए, मुझे तुम घर पर चाहिए जब तक मेरा बच्चा जन्म ना ले ले। इस बात को सुनकर वो कहने लगता है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा और बीच बीच में केयर करता रहूंगा। लेकिन जो पत्नी है वो साफ मना कर देती है, क्योंकि पति ने पहले CCTV कैमरे वगैरह लगा लिए थे, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था कैमरे वगैरह को देखने के लिए कि घर पर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये सब बातें काफ़ी दिनों से चल रही हैं। तो इस बात को सुनकर पत्नी मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ कि जब तुम काम पर जाया करते हो तो बिल्कुल भी तुम्हें होश नहीं रहता कि घर पर कौन है, क्या हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है दिनेश वो कहता है कि देखो मैं बिल्कुल भी घर पर तो नहीं बैठ सकता, हाँ तुम्हारी केयर कर सकता हूँ और इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। पत्नी जो है वो जिद करने लगती है, कहती है कि नहीं है काफ़ी, जो कहकर तुम मुझसे शादी करके यहाँ पर लाए थे उस बात को तो निभाओ। लेकिन पति जब उसके सपने के बीच में कोई आता हुआ दिखाई देता है तो उसके बाद एकदम से झल्ला जाता है। पत्नी इस झल्लाहट को सुनकर आंखों में आंसू ले आती है और उसके बाद कहने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मेरे घर वाले भी मेरे साथ नहीं है और तुमने यहाँ पर लाकर मुझे इस तरह से धोखे में क्यों रखा।
यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि अरे मैं कहाँ धोखा दे रहा हूँ, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। लेकिन ये बात धीरे धीरे इस कदर से बढ़ती है कि एकदम से जो लड़का होता है दिनेश, वह अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, अगर अब मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा तो उतर जाओ इस गाड़ी से और जहां तुम्हारा मन करे वहां पर चले जाओ, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में था। इधर जो लड़की होती है वह भी गुस्से में आ गई थी नीलम, और उसके बाद वह भी उस गाड़ी से उतरकर साइड में फुटपाथ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि चले जाओ, जहां तुम्हें जाना है तुम भी चले जाओ, और मैं भी कुछ तुम्हारे पीछे पीछे घूमने के लिए ज्यादा उतावली नहीं हो रही हूं। ऐसा कहकर वह वहां पर खड़ी होती है। दिनेश गाड़ी में रेस लगाता है और रेस लगाने के बाद वहां से चला जाता है। यहाँ पर लड़की के पास अपना फोन तो था, लेकिन उसका बैग गाड़ी में रह गया था, उसके पास एक भी रुपया नहीं था और वो सोच रही थी कि थोड़ी देर में वापस लौट कर आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर खड़े खड़े लगभग उसे 10 से 15 मिनट होते हैं और तभी अचानक से तेज बादल गरजने की आवाज आती है। तो उसी समय यहाँ पर जो लड़की होती है वो इधर उधर देखने लगती है और देखते देखते उसे एक ऐसी दुकान मिलती है जो कि वैसे तो बंद पड़ी थी, लेकिन उसके सामने थोड़ा सा तिरपाल का ऐसा सिस्टम टंगा हुआ था जहां पर खड़ा होकर सर बचाया जा सकता था। अब वह जैसे तैसे करके उस तिरपाल के नीचे पहुंचती है और इतनी देर में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो उसी समय इस लड़की को एक व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनती है यहां से ही। अब उसके बाद वह देखती है इधर उधर तो उसे वहां तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जिस दुकान पर वो थी उस दुकान के पीछे खेत था और खेत के एक साइड में यानी कि सड़क से नीचे खेत के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हालत में पड़ा हुआ था। अब इसको देखकर उसे कुछ नहीं सूझता है, वह भूल गई कि उसका पति का वह वेट कर रही है, वो आएगा। तो उसके बाद वह सीधा उसके पास जाती है और वहां पर जाकर कहने लगती है बाबा क्या हुआ, कौन हो आप और यहाँ पर कैसे पड़े हुए हो। इस बात को सुनकर वो कहने लगता है बेटी कोई एक्सीडेंट कर चला गया और मैं बेहोश था, लेकिन जब बारिश की बूंदें आई तो उसके बाद मुझे होश आया, मुझे कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचा दो। यहाँ पर जो लड़की होती है वह फौरन से अपना फोन निकालती है और फोन निकालने के बाद वह सीधा एम्बुलेंस को फोन कर देती है। एम्बुलेंस को फोन करने के बाद वो कहने लगती है बाबा धैर्य रखो, थोड़ी देर में एम्बुलेंस आने वाली है और चलो मैं आपको यहाँ से उस जगह पर ले चलूँ जहाँ पर बारिश ना हो पाए। उसके बाद वह उस बाबा को सहारा देती है और सहारा देते हुए उसे उस छप्पर के नीचे ले जाती है। छप्पर के नीचे ले जाने के बाद वह एम्बुलेंस की राह देखती है और थोड़ी देर में वहां पर एम्बुलेंस भी आ जाती है। अब जब वह उसे कंधे पर हाथ रख के उठाकर वहां से लेकर आई थी तो उसके पेट में भी थोड़ी थोड़ी हलचल होने लगती है और इसी वजह से जब एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस आने के बाद पूछती है कि कौन है, तो यहाँ पर वह कहती है कि मैं हूँ और साथ में बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इसके बाद एम्बुलेंस में वो जो लोग होते हैं वो पहले तो उस बुजुर्ग को चढ़ाते हैं, लेकिन तभी उसके पेट में जब जोर से दर्द होता है तो उससे भी कहते हैं कि तुम भी बैठ जाओ। यहाँ पर जो लड़की होती है वह अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है, क्योंकि अभी तक उसके पति का ना तो कोई फोन आया था और ना ही उसे लेने के लिए आया था, तो इसी वजह से उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ से वह उसके साथ बैठती है और वहां पर जाकर दोनों का छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट होने के बाद बाबा भी ठीक हो जाता है और यह लड़की भी ठीक हो जाती है। यहाँ पर जो बाबा होता है वह अब उस बेटी को धन्यवाद देता है और उसने अपने आदमियों को फोन कर दिया था। वो लोग गाड़ी में सूट बूट में वहां पर आते हैं और जैसे ही लड़की देखती है कि भाई सूट बूट में ये लोग आए हैं तो उसके बाद बड़ी हैरान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिस बाबा के साधारण से कपड़े हैं और वे सड़क किनारे इतनी देर से पड़े हुए थे, उनके साथ इतने सूट बूट वाले आदमी कैसे हैं। तो उसके बाद जब वह ठीक हो जाती है तो उससे रहा नहीं जाता, वह बाबा के पास जाती है कि बाबा ये बताओ आप जब इतने पैसे वाले हो तो इस हालत में वहां पर क्यों पड़े हुए थे। तो उसके बाद वो कहने लगता है बेटी ये तो लंबी कहानी है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम उस सुनसान जगह पर इस तरह से कैसे आ गई, क्योंकि मैं काफी देर से पड़ा हुआ था। मुझे याद है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय लगभग जो समय था वह 3 साढ़े 3 का हो रहा होगा और अब जब शाम को तुम मुझे लेकर आई हो वो समय था लगभग 5:30 से 6 बजे का। तो तुम इतनी रात इतने समय में उस सुनसान जगह पर कैसे थी, क्योंकि काफी सारे लोग वहां से निकले थे और किसी को भी जब मैंने दिखाई दिया तो तुम्हें कैसे दिखाई दे गया। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि कुछ नहीं बाबा, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे। अब इस बात को सुनकर बाबा को हैरानी होती है और वो कहने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, कोई पति से लड़ाई हो गई। तो उसके बाद वह पूरी कहानी बताती है। कहती है कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, मेरे पति को तो पैसों की पड़ी है और मेरी तब तो वो ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए मैं उससे कह रही थी और उसके बाद वो नाराज हो गया और नाराज होने के बाद मैं भी गुस्सा थी और मुझे सड़क पर छोड़कर चला गया। मैं तो राह देख रही थी कि थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन जब वो वापस नहीं आते हैं और ना ही उनका कोई फोन आता है तो उसके बाद मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। लेकिन आपकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और आपके लिए एम्बुलेंस बुलाकर मैं आपको यहाँ पर ले आई।
अभी तक भी उसका कोई भी फ़ोन नहीं आया है, यानी कि शायद वो मुझसे बातचीत करने के मूड में ही नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि बेटी अगर ऐसी बात है, जब तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है और तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? क्योंकि मेरी भी एक बेटी थी और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद मुझे किसी में भी अपनी बेटी की छवि दिखाई नहीं दी, लेकिन तुम्हारे अंदर छवि दिखाई दी है। वैसे भी तुम गर्भवती हो और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर लड़की, जो अपने पति पर अभी तक गुस्सा थी, वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद उसके मन में यही विचार आते हैं कि बाबा सही कह रहे हैं, जब भी मेरा कोई सहारा नहीं है और हो सकता है जब कुछ दिन अपने पति से अलग रहूंगी तो उसके बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाए। ऐसा सोचकर जो यहाँ पर बाबा होता है वह उससे हामी भर लेती है, कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वह उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ पर चली जाती है और जैसे उस बंगले को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। हैरान होकर बाबा से पूछने लगती है, बाबा सच में ये आपका बंगला है? तो वो कहने लगता है कि हाँ बेटी, ये सच में मेरा बंगला है। तो उसके बाद वह कहने लगती है कि ठीक है, वो बात आपने वहीं पर छोड़ दी, लेकिन ये बताओ कि जब आपका इतना बड़ा बंगला है, इतने नौकर चाकर, इतना पैसा है, तो फिर आप ऐसी हालत में वहाँ पर क्यों पड़े हुए थे? तो उसके बाद जो बाबा है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी बाद में बताऊंगा, अभी सही टाइम में नहीं है, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ और आराम से तुम यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज से मैं तुम्हारा बाबा और तुम मेरी बेटी हो। लेकिन यहाँ पर लड़की जो है वो मना कर देती है, कहती कि नहीं बाबा, मैं इस तरह से तो नहीं रह सकती। हाँ, अगर आप मुझे कोई काम देना चाहते हो तो उसके बाद जरूर रह सकती हूँ। इस बात को सुनकर बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो काम भी दे दूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारा बच्चा हो तब तक तो तुम मेरे पास रह सकती हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद वो जैसे तैसे इस बात के लिए मान जाती है और धीरे धीरे 2 महीने के अंदर उसका बच्चा तो हो जाता है। लेकिन बच्चा होने के बाद अब वह बाबा से काम के लिए कहने लगती है और जो बाबा होता है अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी में उसे जीएम की पोस्ट दे देता है। कहता है कि बेटी आराम से यहाँ पर ये पोस्ट संभालो और तुम्हें केवल ये देखना है कि कंपनी में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसी लड़की वहाँ पर काम करती है तो पढ़ी लिखी तो वो थी ही, और पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा उठाकर वह अब उस कंपनी के लूप होल को ढूंढ लेती है जिनसे पैसे की कमी हो रही थी और लोग उनका फ़ायदा उठाकर कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। यानी कि उस कंपनी के वर्कर उन लूप होल का फ़ायदा उठाकर कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे, और उन सभी लूप होलों को ढूंढने के बाद वह जो कंपनी होती है बहुत अच्छी तरह से तरक्की करने लगती है और इस बात को देखकर बाबा बड़े खुश होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो लड़की तरक्की की राहों पर बढ़ती चली जाती है और बाबा का सपोर्ट उसे मिलता चला जाता है। विश्वनाथ जी जो होते हैं वो उसे फुल सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे 5 साल इन बातों को बीत जाते हैं। लेकिन अब भी कभी उसे अपने उस पति की याद आया करती है तो वह चुपचाप सी बैठी रहा करती है, और ये बात जो विश्वनाथ जी हैं वो महसूस तो किया करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से वह अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी ऐसा है, मैंने एक नई कंपनी खरीदी है और उसका कार्यभार तुम्हें देखना होगा, और वहां पर जाकर वर्करों की मीटिंग लो और उसके बाद बताओ कि वो कैसे कैसे चलेगी, क्या लूप होल है उसमें। उसके बाद यहाँ पर जो बेटी होती है वह ऐसा ही करती है, उसके दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे वो वर्करों की मीटिंग लेने के लिए यहाँ के मैनेजर को बुलाती है तो मैनेजर और कोई नहीं, उसका वही पति था जो उसे लेने के लिए वापस पहुंचा ही नहीं। अब यहाँ पर जो उसका पति दिनेश है वो उसका चेहरा देखते एकदम से उसकी हवाएं उड़ जाती हैं और वो कहने लगता है कि नीलम तुम यहाँ पर, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। इस बात को सुनकर नीलम हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि कहाँ ढूंढा है, मगर मुझे तुम ढूंढते तो क्या मैं तुमसे मिल नहीं पाती? वहां पर मैं काफी देर खड़ी रही थी लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे पास नहीं आए। अब इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि उस दिन तो मैं गुस्सा था, लेकिन उसके अगले दिन मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं था। मैंने चारों तरफ पुलिस स्टेशन वगैरह में हर जगह तुम्हें ढूंढा, पता किया कि तुम कहीं से मिल जाओ, लेकिन तुम्हारा जब कोई भी अता पता नहीं था तो उसके बाद थक हार कर मैं बैठ गया। मैंने तुम्हारे फ़ोन पर भी ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, और उसके बाद मैंने वो नंबर ही बदल दिया क्योंकि काफ़ी देर तक तुम्हारा वेट किया था और जब तुम नहीं आए तो मैंने भी सोचा कि अब तुमसे अलग ही रहना ठीक है क्योंकि तुम अपने घमंड में हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का है वो रोने लगता है और कहता है कि माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तभी जो लड़की है वो कहती है देखो तुम इस कंपनी के मैनेजर हो और मैं इस कंपनी के मालिक के ओहदे पर हूँ, यानी कि चेयरमैन के ओहदे पर, और तुम अपने हिसाब से रहो क्योंकि यहाँ पर मैं काम करने के लिए आई हूँ और मुझे काम करने दो। तुम्हें तो पैसों से प्यार था ना, पैसों को इकट्ठा करो और अपने उस आलीशान घर के अंदर आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो दिनेश होता है वह भी अपने
प्रोफेशनल तरीके में आ जाता है और कहता है कि ठीक है बताओ क्या जानना है मैडम आपको। तो उसके बाद वह पूछती है और वो बता देता है। उसके बाद जो लूप होल होते हैं उनको वो दिनेश को बता देती है और कहती है कि इनको सही से इन पर काम करना और कंपनी का जो घाटा है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से वो चली तो जाती है, लेकिन अब दिनेश जब दोबारा से उसके आंखें आगे आ गया है तो उसके बाद उसे बहुत सी बातें याद आती हैं और एक बार तो उसे गुस्सा आता है कि नहीं ऐसा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है वो बार बार एक सवाल अपनी माँ से पूछा करती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तो यहाँ पर माँ जो है वो यही कहा करती है कि पापा कहीं बाहर गए हैं और बाद में आ जाएंगे, क्योंकि छोटी बेटी को इस तरह से वह दुख नहीं देना चाहती थी कि उसके पापा ने उन्हें छोड़ दिया है। और इसीलिए जब बेटी की याद आती है और धीरे धीरे उसके साथ वो काम करती है तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जब दोबारा से दिनेश उससे माफ़ी मांगता है और पूछने लगता है कि बच्चा कहाँ है, क्या बच्चा हुआ है, तो उसके बाद वह बता देती है और उसके बाद वे दोनों एक साथ जीवन जीने का फैसला करते हैं। विश्वनाथ जी जब ये देखते हैं कि उसकी अकल ठिकाने आ गई है, अकेलेपन ने उसे अंदर तक तोड़ दिया है और ना ही उसने जब तक शादी की थी, तो उसके बाद वह भी कहते हैं कि ठीक है बेटी अब ये ठीक हो गया और इसके साथ तुम रह सकती हो। उसके बाद लड़की आज भी काम किया करती है और यहाँ पर जो लड़का होता है दिनेश वह अब अपनी पत्नी का सम्मान और प्यार दोनों किया करता है। कहा करता है कि जब तुम कह दोगे उसी समय छुट्टी ले लूंगा और अगर तुम कहो तो नौकरी ही नहीं करता हूँ। यहाँ पर जो लड़की है वो कहती है कि कोई बात नहीं, नौकरी तो तुम करो लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए जो कि पहले हुआ था। तो वह कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसे भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।